रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होपिंग फ़ाइन। आज का जो हम बुक पढ़ेंगे वो अनाटमी और फिजियोलॉजी में, और उसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एनीमिया। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि एनीमिया क्या चीज़ होती है, क्योंकि जो आपकी आउटलाइन में गिवन है वो एनीमिया के बारे में, एनीमिया की डेफिनेशन है, उसकी क्लासिफिकेशन है और उसकी क्लासिफिकेशन की डिटेल है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एनीमिया क्या चीज़ है। तो सबसे पहले बताता चलूँ कि एनीमिया इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। इस डेफिशिएंसी जो हीमोग्लोबिन की ब्लड में होती है उसको कहते हैं एनीमिया। अब ये हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ब्लड में क्यों होती है, कैसे होती है? ये जो डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? ये डेफिशिएंसी इसलिए हो सकती है ड्यू टू रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए उस वक्त भी हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। ऐसे कह लें कि इसकी कॉजेज़ जो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन है वो आरबीसीज़ की जो अमाउंट है उसके कम होने की वजह से हो सकती है, और टू लिटल हीमोग्लोबिन इन ब्लड, या फिर क्या हो सकता है कि टू लिटल हीमोग्लोबिन इन ब्लड, उस सूरत में भी हीमोग्लोबिन एनीमिया हो सकता है। तो एनीमिया का मतलब यह हुआ कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड ड्यू टू द लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल और ड्यू टू द लोअर अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल और टू लिटल हीमोग्लोबिन इन ब्लड। ये होता क्यों है? देखिए, जब रेड ब्लड सेल की अमाउंट कम होगी तो हमें पता है कि रेड ब्लड सेल का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। अगर रेड ब्लड सेल कम होंगे तो हीमोग्लोबिन ऑटोमेटिकली कम होंगे। तो हमने पढ़ा वो, इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा। आरबीसीज़ मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, बल्कि आपको हीमोग्लोबिन और जो है वो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो बेसिकली मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसके बाद हम जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आते हैं। क्लासिफिकेशन है वो दो बेस की बुनियाद, दो तरह की बेस होती है। एक होती है मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि जो हमारे पास एनीमिया हुआ है, जो रेड ब्लड सेल में चेंजिंग आई है, उनकी शेप किस तरह की हो सकती है। लाइक किस तरह, अगर एक बंदे में एनीमिया है तो उस एनीमिक पेशेंट में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो रेड ब्लड सेल एनीमिया काज कर रहे हैं, उनकी शेप किस तरह की होगी, कि आइदर उनकी शेप किस तरह चेंज होती है, उनका कलर किस तरह चेंज होता है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। तो एक मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है और एक है इटियोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे आते हैं। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो है वो इसकी 4 टाइप्स हैं। पहले एनीमिया में नॉर्मोसाइटिक, नार्मोक्रोमैटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है? नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मो का मतलब होता है नॉर्मल, साइटिक का मतलब होता है शेप, और यहाँ पे नॉर्मो का मतलब होगा नॉर्मल और क्रोमैटिक का मतलब होगा कलर। यानी ये वो एनीमिया होते हैं जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो शेप होती है, जो उसका वो भी नॉर्मल होती है, कलर भी नॉर्मल होता है, यानी रेड कलर में होगा वो, और उसकी वजह से, लेकिन ये किसी और वजह से एनीमिया हुआ होगा। यानी इसमें शेप चेंज नहीं होती हीमोग्लोबिन की, रेड ब्लड सेल की शेप नहीं होती है, चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें लेकिन ये किसी और वजह से एनीमिया हो सकता है। यानी नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमैटिक एनीमिया, जिसमें कलर भी, शेप भी सेम होती है, जिसमें कलर भी चेंज नहीं होता, लेकिन वो एनीमिक पेशेंट होता है। एनीमिक किस वजह से हो सकता है? वो रेड ब्लड सेल की कमी की वजह से हो सकता है, वो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें कलर और शेप जो होती है वो सेम होती है। दूसरी जो टाइप्स है वो है मैक्रोसाइटिक नार्मोक्रोम एनीमिया। इसका मतलब क्या है? मैक्रोसाइटिक का मतलब है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो शेप में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी साइज़ में कह लें आप, साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और साइज़ में बड़े होने की वजह से उनका क्या है कि इसकी वजह से जो एनीमिया होगा, क्योंकि साइज़ में बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल रेंज में नहीं आएंगे, वो अब नॉर्मल में काउंट होंगे। तो नॉर्मोसाइटिक क्रोमैटिक एनीमिया जो होता है
उसको हम, ये उसकी दूसरी टाइप्स है। इसमें क्या होता है कि साइज़ या शेप जो है इसका बढ़ जाता है, लेकिन उसका कलर जो होता है वो रेड ही रहता है। ये भी एनीमिया की दूसरी टाइप है। किसकी वजह से? शक्ल की वजह से या उसके साइज़ की वजह से। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शक्ल, वैसे शेप को कहते हैं बेसिकली। इसके बाद जो तीसरी टाइप्स हैं उसमें हमारे पास तीसरी टाइप आ जाती है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक अनीमिया। इसमें क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी इसका साइज़ एंड शेप जो होती है वो छोटी हो जाती है, और हाइपो का मतलब होता है कम, यानी इसका जो कलर होता है रेड कलर जो होता है वो क्या होता है? फेड पड़ जाता है, यानी कि रेड कलर इसका फेड पड़ जाता है, वो रेड कलर नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ कह लें कि कलर लेस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमैटिक एनीमिया। लास्ट वन जो है वो भी है मैक्रोसाइटिक। इसमें क्या होता है कि साइज़ बड़ा रहता है, बंदे का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। सॉरी, इसका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो बंदा होता है उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें उसके रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है? साइज़ बड़ा हो जाता है, और उसका जो कलर होता है वो हाइपोक्रोमैटिक होता है। हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी है, इसमें भी मैक्रोसाइटिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कलर सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? साइज़ इसका बड़ा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? कलर फेडेड हो जाता है। एक में साइज़ बड़ा हो जाता है, कलर नॉर्मल होता है, एक में साइज़ बड़ा होता है, कलर नॉर्मल नहीं होता, एक में साइज़ छोटा हो जाता है और कलर भी छोटा नहीं रहता, एक में कलर भी सेम रहता है और एक में साइज़ भी सेम रहता है। तो ये इसकी एटियोलॉजिकल की बेसिस पे इसकी एक क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन है, सॉरी, वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे थी, और अब ये है एटियोलॉजिकल बेसिस पे। एटियोलॉजिकल बेसिस पे इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी, इसमें हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं बेसिकली वो आ जाती हैं हेमरेजिक एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया आ जाता है। हेमरेजिक एनीमिया के बाद हमारे पास आ जाता है हेमोलिटिक एनीमिया या हेमोलाइटिक एनीमिया। उसके बाद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम हेमरेजिक एनीमिया की बात करते हैं। हेमरेजिक एनीमिया, इसमें होता क्या है? हेमरेजिक एनीमिया में दो इसकी टाइप्स होते हैं। हेमरेज का मतलब होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इन द बॉडी। अब इसमें इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एक्यूट और एक इसकी जो टाइप्स होती है वो होती है क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है? एक्यूट में ये होता है कि कुछ सडन आपको कोई ड्रामा होती है, कोई इंजरी होती है और बहुत ज़्यादा ब्लड आपके जिस्म से निकल जाता है, तो उस सूरत में हम जो ब्लड लॉस होगा उसको हम कहेंगे एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया, यानी सडन लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी सडन लॉस ऑफ लार्ज ब्लड। ठीक हो गया। अब इसके ब्लड के लॉस होने से क्या होता है कि जब ब्लड लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें रेड ब्लड सेल की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑटोमेटिकली रेड ब्लड सेल की अमाउंट कम होगी तो जो उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है या ऑक्सीजन कैरिंग जो मालिक्यूल होता है या जो कंपाउंड होता है जिसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या जो प्रोटीन का बना होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वो जो ब्लड में है वो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होने से फिर क्या होता है? हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर क्या हो जाता है कि बोन मैरो को डायरेक्ट स्टिमुलस जाता है। बोन मैरो को क्या जाता है? स्टिमुलस जाता है। तो बोन मैरो फिर क्या करता है? आरबीसीज की जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ा देता है।
आरबीसी की प्रोडक्शन के क्या करता है, बढ़ा देता है। अब क्रोनिक में क्या होता है, क्रोनिक में ये होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि ऐसे होता है कि हमारे जिस्म में या हमारे बॉडी पार्ट में काफ़ी देर तक ना ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता रहता है, लेकिन हमें फील नहीं होता। लेकिन एट द स्पॉट जब साइन सिम्टम्स आते हैं तो हमें फील होता है कि वाकई में हमें कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे हेमोफीलिया के केस में है, जैसे परपूरिया के केस में है, जैसे मेनोरेजिस के केस में है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस जो है इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो होती है वो होती रहती है, तो उस वजह से फिर क्या होता है कि ब्लड लॉस होता रहता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यानी इसमें जो एक्यूट में होता है उसमें सडन होता है, और जो क्रोनिक होता है वो क्रोनिक बहुत देर से हो रहा होता है। और ये बात याद रखिएगा कि सडन जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ठीक हो जाता है, या तो ठीक नहीं होता, मतलब एक्सेसिव लॉस की वजह से ये डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर ये होता है कि या तो वो जल्दी रिकवर कर जाता है, ठीक है। लेकिन क्रोनिक में ये होता है कि जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स हो उसमें इतनी जल्दी रिकवरी नहीं आती, टाइम लगता है। तो इसी तरह जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड क्रोनिक। और इसकी जो एग्जांपल है इसमें पूरा है, हेमोफीलिया है और मेनोरेजिस है। अच्छा, इसकी ये तो 2-3 एग्जांपल होगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप्स है इसकी वो है हेमोलिटिक अनीमिया। हेमो का मतलब होता है डिस्ट्रिक्शन, लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रिक्शन, हेमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। हेमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जिसको HB से जाहिर करते हैं, और लाइटिक का मतलब होता है डिस्ट्रिक्शन। यानी ये वो एनीमिया की टाइप्स हैं जिसमें क्या होता है कि रेड ब्लड जो हीमोग्लोबिन होता है बॉडी के अंदर उसकी क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रक्शन मीन कि उनके ख़ात्मा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको ख़त्म होना वो स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से फिर इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये डिस्ट्रिक्शन जो होती है वो किस वजह से होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं। आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर लेते हैं कि द टाइप्स ऑफ एनीमिया विच इज़ द hemoglobin डिस्ट्रक्शन अकर ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। यानी हम इसकी डेफिनेशन यहाँ से कर सकते हैं कि हेमोलिटिक अनीमिया वो अनीमिया होता है जिसमें हेमोग्लोबिन की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। द डिस्ट्रक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन इज़ कॉल्ड हेमोलिटिक अनीमिया। द डिस्ट्रक्शन इज़ ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, और एक तो होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, हेमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शंस होती है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर में होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल के अंदर ही हेमोग्लोबिन होती है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर यहाँ हो सकता है, रेड ब्लड सेल में या जो सेल है, सेल के अंदर ही कोई चीज़ आती है तो वो उस हेमोग्लोबिन की आरबीसीज की क्या करती है, डिस्ट्रक्शन, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है, यानी उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देती है, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल ऐसे हमारे बॉडीज़ में है, ख़ुद ब खुद जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में हम इसको इंट्रिंसिक फैक्टर कहेंगे। और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में ये होता है कि वो कोई बाहर से कोई है पार्टिकल्स आता है, तो वो फॉरेन पार्टिकल जैसे हम कहते हैं बाहर से एक पार्टिकल आता है बैक्टीरिया वगैरह, तो वो बैक्टीरिया वगैरह अंदर आके हमारे हेमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल को तोड़ना स्टार्ट कर दे, आरबीसीज की क्या होती है, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दे। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो होगा अनीमिया, उसको हम कहेंगे द हेमोलिटिक अनीमिया ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर। यानी कि बाहर से बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, उसने रेड ब्लड सेल को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, और उसको हम कहेंगे हेमोलिटिक अनीमिया ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इसमें ये होता है कि जैसे सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है
कि सिकल सेल अनीमिया में जो है वो उसका जो साइज़ होता है या शेप जो होती है वो द्रांति की तरह हो जाती है, बड़ा हो जाता है साइज़, द्रांति जैसे होती है ना उस तरह की रेड ब्लड सेल की शेप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मूव आउट नहीं, ऑक्सीजन जो है वो मूव आउट नहीं कर सकता, और ऑक्सीजन मूव आउट ना होने की वजह से फिर क्या होती हैं कि ब्लड को हाइपोक्सिया हो जाता है, और ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट इसका क्या होता है कि हेमोलिटिक अनीमिया में उसको काउंट किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। बाकी जो टाइप्स हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वो न्यूट्रिएंट की वजह से होती है, प्लास्टिक एनीमिया शेप चेंज हो जाती है, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ कोई भी डिजीज़ वगैरह है जो बहुत देर है, यानी कि बहुत देर से आपके अंदर को वो डिजीज़ है, तो उसका भी नतीजा क्या होगा, अनीमिया काज कर देगी। तो उसको हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पे था जो आपकी आउटलाइन है, तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।